हेलो बच्चों, आज मैं इस यूट्यूब चैनल पे रेखा और कोण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं मैथ में जो है एडवांस मैथ की शुरुआत कर रहा हूँ। मैथ में हम एडवांस बताएंगे, जिसमें इसमें सिर्फ वीडियो में हमारा थ्योरी का होगा। इसके बाद हमारा इस पर रीजनिंग का चैनल चलेगा। रीजनिंग की क्लास में हम सबसे पहले नॉन वर्बल की चीज़ें चालू करेंगे। रीजनिंग में नॉन वर्बल चलेगी और मैथ में हमारा जो है वो एडवांस मैथ का चैप्टर चलेगा, जिसमें से सबसे पहले बात आती है कि अगर हम ज्योमेट्री की या मेंसुरेशन की या एडवांस मैथ की अगर शुरुआत करते हैं तो उसमें जो जो चीज़ें उपयोग होती हैं रेखा और कोण में, वो सारी पॉइंट हमने लिख दिया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाए। तो इसमें दिया है पॉइंट, जिसको बिंदु कहते हैं। दूसरी पॉइंट दिया है प्लेन, इसे समतल कहते हैं। ये तीसरी पॉइंट जो है ये दिया है, इसको कहते हैं रेखा, लाइन। इंग्लिश में इसको लाइन बोलते हैं। ये होता है लाइन सेगमेंट। रेखाखंड को बोलते हैं लाइन सेगमेंट और ये होता है किरण। छठवीं पॉइंट हमारी होगी एंगल। एंगल में 6 पॉइंट होंगे, जिसमें से होता है न्यून कोण, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, और इसको राइट एंगल अर्थात समकोण, ऑब्ट्यूस एंगल एंड अधिक कोण इसको बोलते हैं। उसके बाद ये दिया हुआ है स्ट्रेंथ एंगल अर्थात सरल कोण, और इसके बाद ये दिया है बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात पूर्ण कोण। तो ये हमारी जो थी 6 पॉइंट, और 6 पॉइंट के बाद ये इसमें दिया हुआ है ये आसन्न कोण क्या होता है, इसको हम बताएंगे। शीर्षाभिमुख कोण, आसन्न कोण में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, और शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। उसके बाद ये पूरक कोण होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल और संपूरक कोण सप्लीमेंट्री बोलते हैं, संपूरक कोण को बोलते हैं सप्लीमेंट्री, और लीनियर पेयर एंगल रैखिक युग्म कोण। इसमें एक एक पॉइंट हम लेते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहली पॉइंट हम जब लेंगे, एक आप सभी अपने कॉपी में इस सीरियल को उतार सकते हैं, इसके बाद हम इसे समझाने का काम करते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे कि पॉइंट, पहली पॉइंट है बिंदु। बिंदु जैसे कि एक रेखा होती है, ये एक बिंदु जो होती है एक पॉइंट होती है। बिंदु की परिभाषा ये होती है, जैसे हम कोई भी चीज़, कोई लाइन अगर बनाना शुरू करते हैं, कोई एंगल बनाना शुरू करते हैं, अगर कोई कोण बनाना शुरू करते हैं, तो हमें मार्का का यहाँ पे रखने की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात किसी न किसी स्थान से हमें ये शुरुआत करनी होगी, जिसमें से इसको कहते हैं बिंदु। बिंदु की वैसे तो कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन इसकी एक कहें तो एक परिभाषा होती है कि बिंदु उस पॉइंट को कहते हैं जिसकी ना तो कोई बीमा होती है, ना तो कोई इसका परिमाप होता है, ना कोई त्रिज्या होती है। ऐसी पॉइंट को हम बिंदु कहेंगे। पहली पॉइंट हमारी क्लियर हुई। ये जो लाइन है, बिंदु है, इसको कहते हैं बिंदु। बिंदु की परिभाषा में हम लिखेंगे जिसकी कोई बीमा न हो उसे हम बिंदु कहते हैं। इस चीज़ को नोट कर लेना। ये बात थी हमारी
बिंदु की। डस्टर कहाँ पे है? तो इसको, ये हमारी पहली पॉइंट जो क्लियर हुई, बिंदु का उपयोग करेंगे हम ये रेखा एवं कोण में, अर्थात इस पॉइंट का उपयोग तो मुझे पूरी मैथ के सिस्टम में करना है। दूसरी चीज़ हमारी, एक चीज़ ये हुई क्लियर। अब दूसरी चीज़ होती है समतल। दूसरी पॉइंट हमारी है समतल। समतल जो होता है, समतल एक 2D का आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, उसकी मोटाई नहीं होती। अब आप कहेंगे लंबाई चौड़ाई जिसकी होगी उसकी कुछ तो मोटाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी मोटाई नहीं काउंट की जाती। अगर हम इसको उदाहरण के तौर पे लें तो 2D में जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, हम इसको प्लेन कागज बोल सकते हैं। प्लेन कागज। समतल का मतलब होता है प्लेन कागज, ये होता है समतल। अगर किसी सवाल में समतल शब्द करके अगर दिया है तो आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि ये 2D आकृति के बारे में बता रहा है। अगर क्षेत्रफल की बात अगर कहेगा तो इसे हमें क्षेत्रफल में इसका निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई का उपयोग करना होगा। अगर वर्ग का कहेगा तो लंबाई गुणित चौड़ाई में, और आयत होगा तो 2 इंटू मतलब परिमाप यानी लंबाई गुणित चौड़ाई में ही करनी है। जैसे ये कागज़ है, इसकी लंबाई 2 दी है, चौड़ाई अगर 3 दी है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई होगा। वर्ग इकाई का मतलब हम इसलिए कहते हैं कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, 2D का जो मात्रक होता है, वो हमेशा वर्ग के रूप में होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। धीरे धीरे इस सभी पॉइंट को हम क्लियर करने के बाद इस पर हम थ्योरी और इस शब्दों को ही समझा रहे हैं। इसके बाद आती है बात रेखा की। तीसरी पॉइंट जो है, ये 2 पॉइंट हो गई, ये तीसरी पॉइंट है रेखा। रेखा जो होती है, एक ये सीधी लाइन होती है। रेखा कैसी लाइन होती है? एक सीधी लाइन होती है, लेकिन इस रेखा को हम और भी बढ़ा सकते हैं। इसमें एरो का साइन लगा हुआ होता है जो ये संकेत देती है कि ये लाइन दोनों तरफ इनफाइनाइट तक बढ़ाई जा सकती है, जिसको हम कहते हैं रेखा। तो रेखा में सिर्फ इतनी ही बात थी। रेखा के बाद आता है चौथा नंबर, जिसको हम कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड होता है, जैसे ये रेखा है, लाइन है। रेखाखंड में क्या होता है, ये बड़ी सी लाइन होती है। इस लाइन से जैसे यहाँ पे हम 2 बिंदु बना दे, इसको हम ए लेते हैं, इसको बी। इस रेखा का एक भाग होता है जिसको खंड हम ए और बी से दिखाते हैं। तो जो ये बिंदु होती है ए बी, रेखाखंड ये चीज़ होता है। अगर हम इसको यहाँ से, जैसे ये है, ये रेखा है, तो रेखाखंड हमारी रेखा में से कटकर कुछ निकला हुआ भाग, अर्थात ए बी की दूरी का जो भाग होता है, इसको कहते हैं रेखाखंड। इसको बोलते हैं रेखाखंड। इस आकृति को बच्चों अपने पेन और कॉपी में अपने नोट कर लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। रेखाखंड हमने बताया। रेखाखंड के बाद आती है बात किरण की। रेखाखंड के बाद आती है बात किरण की। किरण हमेशा एक ही तरफ से निकाली, फोकस मारते हैं। किरण का मतलब होता है उसमें एरो का साइन एक तरफ से होगा। अब किरण के लिए अगर हम एक उदाहरण दें तो किरण की जो फोकस होती है वो हमेशा एक तरफ होनी चाहिए। जो इसमें ये जो किरण का शब्द होता है, जैसे कि हम टार्च कहें, टार्च को अगर बांटते हैं किसी स्थान से, एक तरफ से निकलती है, उस प्रकाश की जो किरण होती है, उस शब्द को दर्शाने के लिए हमने इस किरण शब्द का प्रयोग किया है, जिसको कहते हैं
किरण। किरण के बाद आती है बात कोण। कोण किसे कहते हैं। इसके बाद अब बात आती है रेखाखंड के बाद किरण हुआ, इसके बाद हम ये बता रहे हैं क्या, कोण। ये जो कोण है, कोण इसको कहते हैं। ये जो थीटा है, इस आकृति को या दो रेखाओं के बीच बना जो कोण होता है, इसी को कोण कहते हैं। अब ये दो रेखाओं के बीच कोण अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, अर्थात कितना हो सकता है, ये चीज़ें हम कोण के अंतर्गत बताते हैं। इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण, और न्यून कोण की जो परिभाषा होती है वो होती है जो थीटा का जो मान होता है वो हमेशा 90 अंश से कम होता है। थीटा का मान क्या होता है, 90 अंश से हमेशा कम होता है। इसका ये जो साइन होती है, ये जो खुला हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब होता है 90 ज़्यादा है और थीटा कम है, अर्थात 90 से कम। थीटा का मान 90 से कम होना चाहिए और 0 से अधिक होना चाहिए। इसको हम ठीक से इधर लिख देते हैं कि जो थीटा का मान होगा वो 90 से कम होगा, लेकिन जो 0 होगा उससे अधिक होगा, क्योंकि थीटा कोई भी कोण हम तब इसका नाम लेंगे जब ये 0 से अधिक होगा, तभी कोण बनेगा। और अगर 0 ही है तो वो कोण ही नहीं है, या तो 360 डिग्री है। और इसलिए हम जो थीटा का मान है, जब तक कुछ मान नहीं लेंगे, अर्थात 0 लेंगे तो कोण है ही नहीं, तब हम 0 से अधिक लेंगे। न्यून कोण के बाद बात आती है समकोण की। न्यून कोण के बाद आती है बात समकोण। समकोण जो होता है वो समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पर एक वर्टिकल लाइन जुड़ी हुई होती है, जिसको हम ये जो थीटा का मान है इसमें हम 90 डिग्री कहेंगे। थीटा का मान क्या होगा, 90 अंश। इसके द्वारा इन दो रेखाओं के बीच में बने कोण को हम 90 अंश या राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, अर्थात इसे हम समकोण बोलेंगे। समकोण के बाद ये इसमें देखिए समकोण हुआ। अब ये आता है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण का जो मान होगा, अधिक कोण, इसको थोड़ा हम मिटा लेते हैं, मिटाने के बाद आगे बताते हैं। और इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो मैं रेखा और कोण का चैप्टर बता रहा हूँ, इसके बाद हम सवाल जब करवाने लगेंगे तो सवाल में सीधे सीधे सवाल पढ़ते हुए तुरंत आंसर आपको ऑप्शन में दिखेगा, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी सवाल में यूज होने वाले शब्द हैं, इन सभी शब्दों का अर्थ मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। इसके बाद आता है बात अधिक कोण की। अधिक कोण जो होता है, अधिक कोण जो है ये इस तरीके से बना हुआ जो कोण होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। इसमें जो थीटा का मान होता है, अधिक कोण में थीटा का मान हमेशा 180 अंश से कम होता है। 180 अंश से कम होता है और 90 अंश से अधिक होता है। 90 अंश से अधिक होता है। अधिक कोण की ये परिभाषा होती है। अधिक कोण का मतलब होता है 90 के बाद 180 के बीच में बने जितने भी कोण होते हैं वो सभी कोण जो होते हैं अधिक कोण बोले जाते हैं, अर्थात इसे बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण के बाद ये बात आती है, ये हुआ अधिक कोण। इसके बाद ये होता है हमारा सरल कोण। अधिक कोण के बाद हम सरल कोण की जो बात करते हैं, सरल कोण, सरल कोण बोलते हैं
सरल कोण का मान हमेशा 180 अंश होता है। ये जो थीटा का जो मान होगा वो हमेशा 180 अंश होगा, इससे ना तो अधिक होगा ना तो कम। सरल कोण जो होता है वो 180 अंश का होता है। 180 अंश का ये सरल कोण होता है। ये है सरल कोण। ये हमारा पॉइंट खत्म हुआ। इसके बाद बात आती है बृहत कोण की। बृहत कोण क्या होता है? अच्छा, ये बृहत कोण जो होता है वो हमेशा 180 अंश से बृहत कोण, जैसे इस ये वाला जो बना हुआ कोण होता है थीटा, ये हमेशा 180 अंश से अधिक होता है। यानी थीटा का जो मान होगा, बृहत कोण जो होगा वो 180 अंश से, थीटा का मान 180 अंश से अधिक होगा और 270 अंश से कम होगा। 270 से 180 के बीच, 270 से 180 के बीच बना जो कोण होता है उसको कहते हैं बृहत कोण। इसको हम मिटा देते हैं, इसे कहते हैं अधिक कोण और इसे बोलते हैं सरल कोण। ये होता है बृहत कोण। इसके बाद हम आपको बताते हैं पूर्ण कोण। बृहत कोण के बाद एक आती है बात पूर्ण कोण की, यहीं पे बता देते हैं। और पूर्ण कोण जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। इसको बोलते हैं पूर्ण कोण, जो 360 अंश का पूरा होता है। ये था हमारा यहाँ तक की पॉइंट को हमने यहाँ पे समझाया। मुझे आशा है कि आप अपने कॉपी में इन चीज़ों को, इन शब्दों का जो हम अर्थ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आप नोट कर रहे होंगे और अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। क्योंकि मेरी कोशिश है कि एडवांस मैथ की जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ और ये पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में अच्छे से आए। और हमारा ये जो थ्योरी का क्लास है, इसको देखने के बाद अगर बच्चे हमारे क्वेश्चन की जो सीरीज है उसे अगर देख लेंगे तो ये रेखा और कोण की जो भी दिक्कत होगी वो सब उसमें दूर हो जाएगी, क्योंकि सवाल कराते समय इन सारी चीज़ों का वहाँ पे हम रिपीट करेंगे और उपयोग करेंगे। इसके बाद बात आती है हमारा ये चीज़ है, क्या है? आसन्न कोण। इसको बोलते हैं आसन्न कोण। कुछ बच्चे आज पहली बार ये जानेंगे कि आसन्न कोण किसको कहते हैं। आसन्न कोण जैसे ये 3 लाइन दी हुई है, 3 लाइन में ये दिया है ए, ये है बी, ये है सी और ये ओ है। आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण की जो परिभाषा होती है तो आसन्न कोण ए ओ सी, ए ओ सी को आसन्न कोण कहेंगे। ए ओ सी को आसन्न कोण कहते हैं। ए ओ सी को आसन्न कोण इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ए ओ बी को आसन्न कोण, ए ओ सी को आसन्न कोण नहीं कह सकते, क्योंकि 3 लाइन के बीच में बनने वाली जो कोण होती है इसके परिभाषा ये होती है कि जो बीच की लाइन होती है उसके दोनों तरफ जो लाइन होती है उन दोनों तरफ के लाइनों के द्वारा ये बना जो कोण होता है उसके बोलते हैं आसन्न कोण। तो ये थी हमारी बात आसन्न कोण की। हमने आसन्न कोण समझाया। जो आसन्न कोण होगा ये बीच में बनी लाइन जो होगी वो आसन्न कोण नहीं होगा। ये और अगर ये कोण दिया है मान लो 30 अंश और ये कोण दिया है
40 अंश। अगर इसमें पूछेगा किसी से कि इसका AOC अर्थात AOC अगर बोलेगा तो बच्चा 70 अंश तुरंत बता देगा। लेकिन वो ये बताना चाहता है, ये जानना चाहता है इस शब्द का मतलब बच्चों को आता है कि नहीं। सवाल में शब्दों का खेल होता है, बाकी तो सरल करने की ही बात होती है, एक समीकरण बनाने की बात होती है, लेकिन उसमें शब्दों को वो जानना चाहता है कि बच्चों को शब्द का मतलब पता है कि नहीं। तो जब ये आसन्न कोण कहेगा तो क्या हम BOC को अर्थात हम 40 अंश, जो कि ऑप्शन में 30 अंश भी दिया होगा और उसमें 40 अंश भी दिया होगा, उसके बाद उसमें 30 और 40 का अंतर करेंगे 10 अंश भी दिया होगा और उसमें एक कोण दिया होगा 70 अंश का। एक जो लड़के नहीं जानते हैं ये आसन्न कोण के बारे में, तो एक लड़का तो ये वाला आंसर दे देगा, एक लड़का ये वाला आंसर देगा। कुछ लड़के सोचेंगे कि नहीं पता है तो हम इसका अंतर ही, आखिर 10 भी तो आ रहा है, हम इसे भी दे देते हैं। लेकिन एक लड़का वो है आसन्न कोण का जिसे मतलब पता है, क्योंकि एग्ज़ाम आपसे सिर्फ यही जानना चाहता है कि आसन्न का मतलब होता क्या है। तो जिसको ये चीज़ पता है अर्थात यहाँ से पढ़ा है या जाना है वो 70 अंश तुरंत कर देगा। तो आसन्न कोण का मान 70 अंश का होगा। ये चीज़ होती है, हम इसको मिटा देते हैं। तो आसन्न कोण AOC को आसन्न कोण कहते हैं अर्थात OB के बगल में 2 लाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि OC के एक ही तरफ, जैसे COB और COA ये दोनों आसन्न कोण नहीं हो सकते। ये थी हमारी बात आसन्न कोण की। आसन्न कोण के बाद इसको हम रखते हैं। आसन्न कोण के बाद ये आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में ये देखिए, ये जो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण में हमेशा ये जो कोण होते हैं, जैसे हमने लिखा ये शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में 2 लाइन एक दूसरे को काटते हैं। जैसे ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। शीर्षाभिमुख कोण में हमेशा होगा ये होगा। अगर इसमें कहा है अगर ये कोण दिया हुआ है, ये कोण दे देगा 40 अंश। अब पूछेगा कि 40 अंश का जो शीर्षाभिमुख कोण होगा उसका मान कितना होगा, तो ये भी मान 40 अंश का ही होगा। ये यही जानना चाहता है। यक्स का मान दे देता है, यक्स का मान आपको कुछ भी दे देगा, उसके बाद यक्स का ही शीर्षाभिमुख का मान पूछता है, तो वही होता है शीर्षाभिमुख का कोण का मतलब यही होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण इसी को कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के बाद ये बात आती है पूरक कोण। पूरक कोण जो होता है, पूरक कोण में 2 लाइन होती हैं। पूरक कोण, पूरक कोण 2 अलग अलग जो एंगल होते हैं, ये एंगल अगर हम इसको अल्फा मानते हैं, इसको बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है वो योगफल 90 डिग्री होता है। पूरक कोण जब भी शब्द कहे, पहली बार वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कैमरे के सामने, इसलिए इस पर नहीं जाना है। जो गलती हो रही है वो कमेंट में लिख देंगे तो हम उसको देख लेंगे। बाकी शीर्षाभिमुख वो जो पूरक कोण हम बता रहे थे, पूरक कोण का योग जो होता है वो 90 अंश का होता है। अर्थात अगर एक कोण अल्फा दिया हुआ है 40 अंश, तो इसका संपूरक, इसका पूरक कोण, इसका जो क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा उसको पूछेगा, तो आप 90 में से हमेशा घटा देंगे 40, तो वो हो जाएगा 50। ये चीज़ पूछ रहा है, अर्थात इसका और इसका योगफल 90 अंश का होना चाहिए। ये हम बता रहे थे पूरक कोण का मतलब ये होता है। इसको हम मिटाते हैं।
यह हुई बात पूरक कोण की। और इसके बाद इसी में होता है संपूरक कोण। देखिए यह है हमारा संपूरक कोण। संपूरक कोण का जो मान होता है, जैसे इसमें दिया हुआ होता है ये अल्फा होता है, और इसी में एक अलग कोण दिया होता है, जैसे ये अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। तो इसमें अल्फा और बीटा इन दोनों का योगफल जब संपूरक कोण कहेगा तो संपूरक इसमें लिख दो। संपूरक कोण ये होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण का योगफल हमेशा कोण अल्फा प्लस कोण बीटा का योग 180 अंश का होता है, जब ये अलग अलग दिया हुआ होता है और ये होता है संपूरक कोण 180 अंश का होता है, जिसे हम बोलेंगे संपूरक कोण इसको कहते हैं। ये होता है अलग अलग इन दोनों का योगफल 180 अंश का, इसको हम बोलेंगे संपूरक कोण, अर्थात इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अगर इन कोणों को हम रखना चाहें तो इसको हम 100 भी, जैसे ये कोण है तो एक को हम लिख सकते हैं 100 अंश और प्लस दूसरे को हम 80 अंश, 180 हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से 180 अंश होता है संपूरक कोण का मान। ये सारी चीज़ें हम जब सवाल करवाने लगेंगे तो उसमें फिगर सहित दिया हुआ होगा, इसको बहुत अच्छे से और ये सारी चीज़ें उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम मिटाता हूँ। थोड़ी सी चीज़ और है जिसको मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूँ और उसे हम समझा देते हैं। ये हम संपूरक कोण के बाद रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण का एक शब्द होता है जो आता है रैखिक युग्म कोण, इसको कहते हैं रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण रैखिक युग्म कोण का मतलब होता है, देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो रैखिक कोण का जो मान होता है वो एक सीधी लाइन पे होता है और ऐसे दिया हुआ है। ये कोण अगर अल्फा है, ये कोण बीटा है, तो इसको हम कहेंगे रैखिक युग्म कोण, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 180 अंश का होता है। अगर हमें ये जैसे लाइन है ये दिया, इसको कोण अल्फा दिया है, इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है और ये कोण दे दिया है, जैसे मान लो 100 अंश नहीं, फिगर में जो दिख रहा है उस हिसाब से इसको हम लिखेंगे 80 अंश। तो ये वाला कोण जब ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो ये कोण होगा 180 माइनस हम 80 कर देंगे तो ये कोण आ जाएगा 100 अंश, तो इसका मान होगा 100। और ये इसको अगर हम अल्फा मानते हैं और इसको बीटा, तो इसको अल्फा जो है यहाँ पे 100 रखते हैं प्लस बीटा के स्थान पे अगर हम 80 रखते हैं, इसका योगफल जो होगा 180 होगा। ये होता है रैखिक युग्म कोण। हम इस कोण के ये अलग अलग जो कोण था, जैसे ये कोण ये कोण ये, इसको भी 180 के रूप में हमने बताया था, लेकिन हमने कहा है ना कि मैथ में शब्द की ज़रूरत पड़ती है, शब्द को एग्जाम जानना चाहता है, जिसमें ये रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है ये समझाने की हमें ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि सवाल में इस तरह से जो ग्राफ है आएगा और सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। ये चीज़ एक स्ट्रेट लाइन पर जो ये लाइन पड़ेगी, अगर ये कोण पता है तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। क्रॉसपोंडिंग लाइन का जो हमने मतलब बताया था, जैसे इस लाइन को हम इधर कर देते हैं तो इसको हम आगे बताते हैं, इस चीज़ को हम आगे बताते हैं, इसे यहीं तक छोड़ते हैं। इसको हम आगे बताते हैं और इसको खूब ध्यान से देखिए। इसमें हम इस चैनल पे फालतू की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये एडवांस मैथ का बात है और मैथ है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बोलते रहो और याद होता चला जाएगा, नहीं, शब्दों को एक एक शब्दों को समझाना पड़ेगा। इसमें हम कहीं पर भी पॉइंट में भी अगर गलती करेंगे तो हमारा सारा
मैथ का सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हम बता रहे हैं। तो ये हमारा हो गया रैखिक युग्म कोण। इसके बाद हम 2 पॉइंट और इसमें 1 पॉइंट और बताने वाले थे। जैसे इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं जैसे 2 लाइन दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये 2 लाइन दिया हुआ है। अब ये दोनों लाइन क्या है, एक है L1 और ये एक है L2। ये दोनों लाइन L1 और L2 एक दूसरे के क्या हैं, समानांतर हैं। ये लाइन एक दूसरे के क्या है, समानांतर, मतलब कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक सीधी रेखा में है। समानांतर का सीधी रेखा तो बोल देते हैं हम, इसमें एक बात और बताते हैं। समानांतर का मतलब होता है यहाँ से अगर हम लंब डालेंगे, यहाँ से अगर हम इसको सीधा लेते हैं, इस पर लंब डालेंगे तो इसकी भी हाइट h होगी। अगर यहाँ पर हम इसको लंब डालते हैं तो इसकी भी ये जो दूरी होगी h होगी। कहीं पर भी हम चेक करेंगे तो इसकी दूरी क्या होगी, h ही होगी। अर्थात जो समांतर रेखाएं होती हैं, ये समांतर रेखाएं कहीं या कितनी भी दूर जा सकें, जो है इसमें थोड़ा फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से हम इसको ये बता रहे थे, जो ये समांतर रेखाएं होती है ये कभी भी L1 और L2 एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ये रेखाएं होती है। जैसे कि हम इसको L1 कहें, इसको L2, इसको L1 कहें और इसको L2, तो ये एक जगह पे आकर काट रही हैं, लेकिन ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, जिसे हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो इसकी जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे, इसको हम केवल समांतर रेखाओं के बारे में बता रहे थे कि समांतर रेखाएं क्या होती है, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके मतलब क्या होते हैं। तो इसमें ये दोनों समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखा में जैसे हम यहाँ से इस लाइन को एक खींचते हैं तो यहाँ पर बना हुआ जो कोण होता है, जैसे ये कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, ये बनेगा, ये कोण बनेगा। इसमें ये जो सब कोण होते हैं ये दिया हुआ होता है। इसी कोण को हम बताते हैं, जैसे इसको हम नाम देते हैं कोण 1, इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे 3, इसको कहेंगे 4। इसको जैसे हम कह देते हैं 5, 6, 7, 8। देखिए इसमें हम क्या बताने वाले थे, इसका मतलब होता है कि ये जो कोण 1 होता है, इसमें कौन कौन से कोण समान होते हैं आपस में। ये जो कोण 4 बराबर होता है कोण 2 के। ये 4 और 2 एक सीधी लाइन पे जब एक लाइन से इसे हम काटते हैं तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोण जो 1 होगा वो बराबर होगा कोण 3 के, ये कोण इसके बराबर होगा। इसके बाद इसमें इसकी जब बात आएगी तो कोण जो 8, 6 होगा, ये कोण बराबर होगा कोण 8 के। कोण 5 जो होगा ये बराबर होगा कोण 7 के। इस चीज को बच्चों याद रखना, अगर ये कोण दिया है तो समझ लो कि ये कोण भी बराबर है। ये जो हमने नाम दिया है, ये नंबरिंग की है। नंबरिंग सिर्फ इसको बताने के लिए किया है कि कौन कौन से कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसमें ये एक चीज और होता है, ये कोण बराबर होते हैं। देखिए जैसे कोण 6 होता है और एक कोण 2, ये भी आपस में बराबर होते हैं। कोण 6 और कोण 2 ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये देखिए एक कोण 4 और कोण 8 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 1, 5 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोण ये 3 है तो 7 के बराबर होगा। एक कोण 3 है, एक सीधी लाइन है, अगर हम यहाँ पर खींचे या यहाँ पे खींचे, एक लाइन अगर हम समानांतर और खींच दें, यहाँ पे खींचे, ये सारे कोण एक बराबर ही बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कोण 3 है वो कोण 7 के बराबर होगा। कोण जो अब 1 से हम शुरू करेंगे, ये जो 1 है 5 के बराबर होगा। कोण 1 का मान
कोण 5 के बराबर होगा, और जो कोण 2 है वो कोण 6 के बराबर होगा। कोण 2 का मान जो होगा वो कोण 6 के बराबर होगा। कोण 3 है कोण 7 के बराबर होगा। कोण 3 का मान कोण 7 के बराबर होगा। उसके बाद कोण A4 जो है वो 8 के बराबर होगा। कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर होता है। इसमें एक चीज़ और हम बताने वाले हैं, जैसे जो समांतर रेखा होती है इसमें खींचने के बाद जो ये और ये कोण होता है, ये दोनों कोण जो होते हैं ये होते हैं 180 अंश के होते हैं। ये कोण 180 अंश के ये दोनों कोण होते हैं, अर्थात हम इसको आगे बताएंगे। ये कोण ए 180 अंश का जो होता है, जब हम ट्रायंगल बताएंगे तो उसमें बताएंगे। अभी हम सिर्फ कोण और रेखा के बारे में इतनी चीज़ें बताएं, क्योंकि इसको हम ये भी बताएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ कोई P बिंदु है, इसके बाद इसको हम समझाएंगे। इसको समझाने के बाद फिर से इसका अपोजिट जो बनेगा ये एक आयत होगा, ये भी हम बताएंगे, जो हम ट्रायंगल में बताएंगे। आज की वीडियो हमारी थोड़ी 30 से 35 मिनट की हो चुकी है, तो इतनी चीज़ें जो हमने समझाने की कोशिश की है ये पर्याप्त हैं। बाकी की ये सभी चीज़ें हमने सवाल में उसको रिपीट करेंगे और सवाल में भी उसे अच्छे से समझाएंगे। तो हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज होगी उसको आप लोग देखना मत भूलना। अभी तो हमारी ये क्लास थी थ्योरी की, थ्योरी के बाद हम क्लास जो है वो क्वेश्चन की डाल देंगे। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करना, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो पढ़ना तो पड़ेगा और चीज़ें याद भी करनी होगी। और ये अपनी कॉपी में अगर आप नोट कर लेते हैं, कॉपी में नोट कर लेंगे तो इसे याद करने में और रिवाइज करने में समय नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसको देख लीजिए और कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आप ज़रूरत समझे ऐसा कर लें। तो आज हम ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, इसको रखते हैं।